बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है वहीं से जो है वो शुरू करेंगे जहाँ से हमने जो है वो छोड़ा था इसको, कि सेक्शन जो है वो 21 पढ़ा था और 22 पढ़ा था। 21 के अंदर यही पढ़ा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ पे जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती। उसके बाद सेक्शन जो है वो 22 के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और जो है ये कोर्ट के बिहाफ के ऊपर है। कोर्ट कब चाहे ग्रांट कर दे और कब उसकी डिस्क्रिशन है कि कोर्ट जो है वो ग्रांट करे या ना करे। इट्स ऑल अप टू द कोर्ट आ जाता है। उसके बाद आज से जो है वो शुरू करना है 23 और 24। इसको मैं फास्ट इस वजह से नहीं लेके जा रहा कि 7-7 8-8 सेक्शंस के, फिर वो इसके अंदर एक एक सेक्शन के अंदर इतनी इतनी डिटेल है, क्योंकि यहीं से सूट जो है वो आपके इस्टेब्लिश होने हैं, यहीं से सूट जो है वो आपके जो है वो फाइल होने हैं, यहीं से तैयार होने हैं, इसके मुताबिक आपके तैयार होने। इस वजह से एक एक सेक्शन बड़ी डिटेल के अंदर जाता है। फिर पॉइंट्स बना के मैंने लिखे हुए हैं कि इस तरह पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो फॉल करती हैं। इस वजह से मैं कह रहा था कि थोड़ा कर लें ताकि सबको जो है वो समझ आ जाए जो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। उसके बाद सेक्शन जो है वो 23 के पास आ जाते हैं। 23 क्या कहता है? 23 के अंदर सेक्शन 23 आपको ये कहता है कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहले था कि ग्रांट नहीं की जा सकती, अब यहाँ पे आ जाता है कि कौन से वो ऐसे शख्स हैं, वो कौन से पर्सनस हैं कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 कौन से पर्सन है, यहाँ पे आपने एक एक करके पॉइंट्स लिखे जाने हैं। ये भी सेक्शन सिर्फ 23 की बात हो रही है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? इसके अंदर सबसे पहला पर्सन आ जाता है एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन ले सकता है कोई भी एग्रीव्ड हो, जो बंदा कहता है कि मुझे जो है मैं इससे एग्रीव्ड हूँ, वो बंदा जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्टेन कर सकता है। अगर वो नहीं है तो उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट होगा, रिप्रेजेंटेटिव उसका नुमाइंदा होगा, वो भी जो है वो उसके बिहाफ पे ले सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है इसी के अंदर, पहले पॉइंट के अंदर ही तीसरे पर्सन पे तीसरे नंबर पे आ जाता है लीगल हियर्स, उसके जिसका उसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियसली वो जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आपका कि रिवर्शनर इन रिमाइंडर। रिवर्शनर इन रिमाइंडर से ये मुराद है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया, 10 साल का कर लिया, उसके बाद वो बंदा जाता है मर, उसके बाद जो उसके रिवर्शनर इन रिमाइंडर आ जाएंगे, ठीक है, वो उसके बिहाफ पे उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि अब वो उन पे बाउंड होगा, वो उनकी ड्यूटी होगी उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करना। जैसे बाप मर गया, बेटे लीगल ईयर्स आ गए, ठीक है, तो ये रिवर्शनर इन रिमाइंडर से मुराद है कि बाप ने अगर कोई भी किसी भी बंदे ने अगर कर लिया तो प्रेडिसेसर से उसका कौन आ जाएगा आगे, सक्सेसर जो है वो फॉल कर जाएगा, वो स्पेसिफिकली परफॉर्म उसको करवा सकता है, वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की डिग्री ऑब्टेन कर सकता है। उसके बाद अगली चीज, अगला पॉइंट यहां पे लिख ले। 2 पॉइंट्स हो गए कि नंबर 1 एग्रीव पर्सन हो गया, नंबर 2 आपके पास रिवर्शनर इन रिमाइंडर, नंबर 3 आ गया आपके पास अमलगमेशन। अमलगमेशन से मुराद है कंपनियों का मिलाप, कंपनियों का आपस में मर्ज हो जाना। इसकी इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इसका इंस्टांस ले लेते हैं। इसका इंस्टांस ये कहता है कि वारद है, जैज़ है या कोई भी और कंपनी है। चले वारद जैज़ की ले लेते हैं, जोंग जैज़ की ले लेते हैं। अब जोंग जो है और जैज़, जोंग जो है वो जैज़ में मर्ज हो गई, ये आपस में एक दूसरे का अमेलगमेट हो गई, आपस में एक दूसरे के साथ मिल गई, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ये हो गई है, एक इंस्टीट्यूशन बन गया है ये अब, ठीक है। अब उन्होंने किसी के साथ भी कंट्रैक्ट किया था ना, तो वो बंदा उसके साथ ही, मतलब कि जोंग जो है वो अगर जैज़ के साथ मिली है ना, तो अब जोंग जैज़ के साथ मर्ज हुई है तो जैज़ का नाम कंसीडर होगा। अब वो अब एक इंस्टीट्यूशन बन गया। अब आप जैज़ से स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाएंगे, जैज़ से जो है वो कहेंगे कि इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, या जैज़ उसको जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकती है कंपनी कि मुझे जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दी जाए। ये नहीं कि अब जैज़ अलहदा करेगी, जोंग अलहदा करेगी, या वारद है वो अलहदा करेगी, नहीं। अगर वो अमेलगमेट हो गए हैं, आपस में मर्ज हो गए हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया, तो एक इंस्टीट्यूशन की बेस पे वो अकेला ही जो है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ऑब्टेन कर सकता है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, कोई भी चीज़ है, इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो उसके अंदर प्रमोटर्स आ गए। प्रमोटर्स ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया। जब वो कंपनी तश्कील दे दी गई, बन गई, उसके बाद जब वो बन गई तो उसके अंदर डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को चलाते हैं, तो डायरेक्टर्स के ऊपर अब बाउंड हो जाएगा
उसको जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करना उस कंट्रैक्ट एग्रीमेंट को। अगर वो अग्रीव्ड है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने किसी के खिलाफ जाना है, ठीक है, तो वो भी उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब किसके ऊपर आ जाएगा? डायरेक्टर्स के ऊपर। प्रोमोटर्स ने कंट्रैक्ट एग्रीमेंट किया, बाद में कंपनी बन गई, कंपनी को कौन रन कर रहा है? अब डायरेक्टर्स। डायरेक्टर एक है, ये एक से ज़्यादा है, तो अब डायरेक्टर के ऊपर जो है वो बाउंड हो जाएगा उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाना, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ये सेक्शन 23 के अंदर ये सारी ग्राउंड्स थी कि कौन कौन सा बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ले सकता है। नंबर 1 अग्रीव पर्सन आ गया, नंबर 2 आपके पास रिवर्शनर इन रिमाइंडर आ गया, नंबर 3 आपके पास एमलगेमेशन आ गया, यानी कंपनियों का मिलाप आ गया, मर्ज, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद जो है वो प्रमोटर्स अगर जो है वो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स, कंपनी जब तश्कील दे दी जाती है, फ्रेम्ड कर दी जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, तो उस प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो डायरेक्टर्स उसको रन करते हैं। डायरेक्टर्स के ऊपर जो है वो बाउंड हो जाता है, ड्यूटी बाउंड हो जाती है उसको जो है स्पेसिफिक परफॉर्म करना। उसके बाद जो है वो आपके पास पॉइंट जो है वो ये सारे सेक्शन 23 के पॉइंट्स से आपके पास मेन के कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 24 की तरफ आ जाते हैं कि पर्सनल बार्स टू द रिलीफ। पर्सनल बार्स टू द रिलीफ है कि बार लग गई है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ के ऊपर, कि इस सेंस के अंदर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जा सकती, आपको इस हद तक जो है रिलीफ नहीं मिल सकता। वो कौन सा? सबसे पहला आपके पास ये पॉइंट आ जाता है कि कंपनसेशन अगर आपको मिल गई है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं जा सकते। ये पहला आपका पॉइंट हो गया सेक्शन 24 का। दूसरे के अंदर चीज़ क्या आ जाती है? इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आपका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जिस बंदे ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया हुआ अपनी हद तक, टू दैट एक्सटेंट, अपना पार्ट परफॉर्म उसने नहीं किया हुआ, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उसको रिलीफ ग्रांट नहीं की जा सकती। इसकी इलस्ट्रेशन क्या है कि एक बंदे को कहा गया कि आपने ये पार्ट कंट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर आपकी हद तक ये पार्ट है, आपने इसको परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म नहीं करता, आके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर देता है कि सर मुझे इसकी हद तक रिलीफ दी जाए, तो कोर्ट कहेगी पहले अपना पार्ट तो परफॉर्म कर ले, ठीक है, जो आपकी हद तक पार्ट है उसको तो आपने परफॉर्म किया नहीं है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि आपका जो पार्ट है वो परफॉर्म हो गया हो, दूसरी तरफ से परफॉर्म ना हो रहा हो, तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाएंगे। या फिर रेडी टू परफॉर्म हो, कि आप रेडी हैं, आप रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म दैट कंट्रैक्ट ऑब्लिक एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस सेंस के अंदर दो कंडीशंस हैं कि अगर आपने उसको परफॉर्म कर दिया हुआ, दूसरा बंदा नहीं कर रहा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाएंगे, अदरवाइज बार है। उसके बाद अगली बार आ जाता है कि आपके मतलब कि ये पॉइंट आ जाता है अगला कि रेडी टू परफॉर्म, यानी कि आप रेडी हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, फिर भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकते हैं। इसमें भी ये कंडीशंस आ जाती हैं कि रेडी टू परफॉर्म, यानी कि सर मैं तैयार हूँ देने के लिए, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी है कि जिस वजह से मैं नहीं अभी कर पा रहा, लेकिन मेरी विलिंगनेस ले लें, मेरी अंडरटेकिंग ले लें, मेरे उस पर साइन करवा लें, कुछ करवा लें, लेकिन मैं इसको रेडी हूँ परफॉर्म करने के लिए, मैं अपनी बात से मुकरा नहीं हूँ, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट ये आ जाता है कि कंपनसेशन के हवाले से, कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से आपकी कंपनसेशन हो गई हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया हो, रिस्काइंड कर गया हो, रिवोक कर गया हो, ख़त्म हो गया हो, आपस में सुलह हो गई है या कंपनसेशन हो गई है या फुलफिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की अब वैल्यू कोई नहीं है, या फुलफिल हो गया है, या आप लोगों ने आपस में कंपनसेशन कर लिया या ख़त्म हो गया, तो इस सेंस में ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आप फाइल कर ही नहीं सकते। ये आपका था 23 और 24 सेक्शन। 23 के अंदर कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। 22 के अंदर ये चीज़ आ जाती है पर्सनल बार्स टू द रिलीफ टू द एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि इसकी हद तक ये दो सेक्शंस आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। ये चीज़ आ गई। एक चीज़ ये मुझे कहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और भी कई ऐसे सूट्स जिसके अंदर पिकूनरी जो है वो क्या कहते हैं मैटर्स आ जाते हैं, मालियती मैटर्स आ जाते हैं, उसमें कोर्ट फीस कितनी लगती है। कोर्ट फीस के हवाले से ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है तो कोर्ट फीस के हवाले से ये है कि वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है उसके अंदर। वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर से ये मुराद है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी 2 लाख की है ना, और 2 लाख से अबव है,
तो उस सेंस के अंदर आपकी 15,000 रुपये की कोर्ट फीस लगनी है। बेशक वो आगे करोड़ की है, बेशक वो आगे अरब की है, आगे अगर उसकी काउंट ही नहीं किया जाता, इन्फिनिटी है, काउंटलेस है, तो इस सेंस के अंदर 2 लाख या 2 लाख से ऊपर चला गया तो आपकी 15,000 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। अगर 2 लाख से मालियत उस प्रॉपर्टी की कम है तो आपकी 7.5% के हिसाब से निकाल के उसकी परसेंटेज निकालनी है। कितने के? 7.5% के हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल के उसकी जो है वो आपने वैल्यू डिटरमाइन करनी है, उसके मुताबिक उसकी कोर्ट फीस लग जानी। 2 लाख से ऊपर जितने मर्जी का है तो 15,000 की, 2 लाख से जो नीचे का है तो आपने 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस की परसेंटेज, कोर्ट फीस निकालनी है उस वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर की, कि इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है तो इसके 7.5% कितना बना, इतना, तो इसके मुताबिक इसकी ये कोर्ट फीस लगेगी। ये ऑल ओवर आपका प्रोसीजर था। सेक्शन 23, 24 और कोर्ट फीस कितनी लगनी है, ये आपका ऑल ओवर द स्ट्रक्चर था। बाकी आगे इंशाल्लाह मजीद सेक्शंस में इंटीमेट करता रहूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।